अंदर दवाइयाँ बनती हैं उनका 95% कच्चा माल चाइना से आता है। हम भाग्यशाली हैं, हिमाचल प्रदेश भाग्यशाली है कि केवल 3 ब्लड ड्रग पार्क पूरे हिंदुस्तान को मिले हैं। एक आंध्रा को मिला है, दूसरा गुजरात को मिला है और हिमाचल प्रदेश तीसरा है जिसको ब्लड ड्रग पार्क मिला है। और इस पार्क के आने से जिला उन्ना में अजोली हरोली में 1923 करोड़ की वो डीपीआर जो है वो बन गई है। अभी ये जो हमारा कैबिनेट आएगी उस कैबिनेट में हम उसको अप्रूव करेंगे और बड़ी जल्दी इस ब्लड ड्रग पार्क का जो हमारे या जो फॉर्मुलेशंस हैं यहाँ पे और उसके अलावा और भी इसके साथ जुड़े हुए यूनिट यहाँ पे हमारे एस्टैब्लिश होंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50,000 से अधिक लोगों को जो है वो वहाँ पे रोजगार मिलेगा। और मैं ये कह सकता हूँ एक गेम चेंजर होगा हिमाचल प्रदेश में ब्लड ड्रग पार्क। उस मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैं जो बातें आपके साथ साझी कर रहा हूँ इससे हिमाचल प्रदेश के विकास में 4 चांद लगेंगे और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमने इसी तरीके से केवल यही नहीं, ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर भी एक बहुत अच्छा काम हमारा चल रहा है। कोरोना के बावजूद भी हम लोगों ने पहले एक बार 206 बसेस, उसके बाद हमने 350 बसेस जो है अपने बेड़े में डाली हैं। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस हमारे हिमाचल प्रदेश में लगे, क्योंकि जिस प्रकार का हमारे प्रदेश का वातावरण है, हम ये चाहते हैं कि ये वातावरण अच्छा रहे, तो उसके लिए हम इस जो हमारी इलेक्ट्रिकल बसेस हैं उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। एक ट्रांसपोर्ट विभाग में एक और बहुत बड़ा काम किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, जिसमें हमने एक ट्रैकिंग सिस्टम जो है एस्टैब्लिश किया है। आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है, आपकी गाड़ी जो उस गाड़ी में सब उस प्रकार के यंत्रों की व्यवस्था है जिसमें सेफ गार्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। कोई सफ़र कर रहा है, उसके साथ कोई शरारत हो रही है, तो वो सारी की सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग करने में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में वहाँ गया था और मुझे वहाँ ये बड़ा अच्छा लगा कि हमारे प्रदेश का वहाँ पे नाम लिया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों को सौंपा गया, उस काम को हमने बड़े ही अच्छे तरीके से किया है। चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपके साथ साझी करना चाहता था। अब आपका कोई विषय है तो काइंडली शेयर करें। आज बीओडी की मीटिंग भी हुई, क्या कुछ खास रहा इस मीटिंग में? मैं पहले बोल के हटा हूं कि बीओडी की जो मीटिंग हुई है हमारी, उस मीटिंग में हमारा यही विश्लेषण रहता है कि हमने पिछली मीटिंग में जो किया था क्या वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो गया है। हम ने पे कमीशन की बात कर रहे हैं, हम जो बाकी कर्मचारियों को जो मिलना है उन विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं। ये हमारी एजेंडा आइटम्स में सम्मिलित है। और उसके अलावा जो हमारा बीओडी में हमने जिन चीज़ों के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं समय समय के ऊपर, ये जो करना मूल आधार का विषय आता है, किथ एंड किन पॉलिसी आती है, तो मुझे ये बताते हुए आप लोगों को खुशी भी हो रही है कि इस इस किथ एंड किन पॉलिसी में हमने 4th क्लास में 104 लोगों को रिक्रूट किया है और क्लास 3 में हमने लोगों को रिक्रूट किया है। पिछले 4 वर्षों में 3,546 कर्मचारी को हमने नई नियुक्तियां दी हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी के 4, द्वितीय श्रेणी के 18, तृतीय श्रेणी के 670, चालक 815, 1743 और 4th क्लास 298 और नई नियुक्तियों की गई हैं। और 3,476 लोगों को जो है अनुबंध पर थे उनको हमने रेगुलराइज किया है। और वर्तमान में 710 पदों को भरने की प्रक्रिया हमारी जारी है। निगम ने
एक और फैसला लिया है कि अगर किसी की ड्राइवर की किसी कंडक्टर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो विद इन 3 मंथ उसके आश्रितों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत भी 15 लोगों की नियुक्तियां जो है वो प्रदेश में की गई हैं। पीस मिल वर्कर के बारे में भी आप अक्सर पूछते रहते हैं और टोटल हमारा इस निर्णय से पीस मिल वर्कर्स को रेगुलराइज करने के लिए हमने 983 पीस मिल कर्मचारियों को लाभ हुआ है, जिसमें से 754 को हमने अनुबंध में परिवर्तित कर दिया है और जो शेष रह गए हैं जैसे जैसे पोस्टें खाली होती जाएंगी यानी उनकी संख्या 200 उनको हम समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। सर, बल्क ड्रग पार्क की आपने बात की, इसमें एक तो ये बताएं सर कि स्टेट गवर्नमेंट का अंदाजे से कितना शेयर आ जाएगा, और दूसरा कि इसमें जो MNCs बड़े जायंट्स हैं दुनिया के फार्मा जायंट्स, उनको लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ऐसी कोई चीज़ रखी है कि वो लोग यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आए सर? जैसा मैंने बताया है कि हमारी जो टोटल DPR है वो 1923 करोड़ की बनी है। 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा सर, और 923 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार लगाएगी। यहाँ तक आप बात कर रहे हैं MNC की बात कर रहे हैं तो आपके ध्यान में होगा कि बहुत सी MNC नालागढ़ बरोटीवाला बद्दी बरोटीवाला में पहले से ही एस्टेब्लिश है, और उन लोगों का जो बेसिक थर्स्ट है कि इस प्रकार का अगर मैकेनिज्म हिमाचल प्रदेश में ही आएगा तो जो बाकी कुछ रहते भी हैं वो लोग भी इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। जिस समय हमारा बल्क ड्रग पार्क का विषय आया, हमने जो जितने भी बड़े फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स हैं हमने उनसे बातचीत भी की, मिले भी हैं, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हर कोई हिमाचल प्रदेश में आना चाहता है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में आएगी। सर, उन फार्मा जायंट्स को से ट्रक यूनियंस की बड़ी दिक्कत आती है, ट्रक यूनियंस की लड़ाई रहती है स्टेट में, तो उसके लिए भी सर कोई गवर्नमेंट कुछ प्रावधान करेगी कि कंपनीज को ये लड़ाई झगड़ों में ना पड़ना? इसमें आपके ध्यान में रहे लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं। वो जहाँ लड़ाई थी वहाँ पर हमने बैठा के, यानी वहाँ पर आपका इंडस्ट्रिस्ट भी बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठी है, ट्रक यूनियन वाले भी बैठे हैं। अभी आपको बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में किसी प्रकार की समस्या नहीं मिलेगी। समस्या कहाँ है? समस्या वही है जहाँ पर पर्टिकुलर कोई कैटेगरी या कोई प्रशासन की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से कोई व्यक्ति एडामेंसी दिखाता है, तब ये प्रॉब्लम जरूर आती है कहीं ना कहीं। लेकिन पिछले मेरे ख्याल लगभग 2 वर्षों से आपको इस प्रकार की कोई समस्या का मेरे ख्याल आई नहीं होगी, और हमने ये कोशिश की है, चाहे मेरे डायरेक्टर इंडस्ट्री हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है, मैं खुद भी इन्वॉल्व होता हूं सारे विषयों के अंदर, और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे DC चाहे वो सोलन है, ऊना है, इन लोगों ने उन लोगों के साथ बैठकर नेगोशिएट कर लिया है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। और रोजगार मिले इस बल्क पावर में, इसके लिए नो डाउट जिस प्रकार की टर्म एंड कंडीशंस हमने पूरे ये जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें हमने लगाई हैं, उसी प्रकार की टर्म एंड कंडीशन जो है वो बल्क ड्रग पार्क में भी लगेंगी। और आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट हैं, खास करके BSc मेडिकल और नॉन मेडिकल, एक भी बच्चा नहीं आपको मिलेगा जो आपको घूमता फिरता नजर आएगा सड़क के ऊपर, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और हम हिमाचल के हितों का भरपूर ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, HRTC के घाटे की चर्चा लगातार रही, अभी क्या HRTC के स्टेटस से क्या घाटे में है, उबर रहा है, और अगर नहीं उबर रहा है तो सर प्लानिंग क्या है कि घाटे को हम फायदे में कैसे कन्वर्ट करें? HRTC कोई प्राइवेट संस्था नहीं है। HRTC जो हमारा जो निगम है, सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों को लोगों को में इम्प्लीमेंट करने के लिए HRTC एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। हम बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं फ्री में। बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं, मोर देन 30 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको बस के अंदर जो है वो फ्री में हम लोग यात्रा करवाते हैं। अभी हमने महिलाओं का भी एक डिसीजन लिया है। तो सरकार के डिसीजंस को HRTC ही अपने बेड़े में इम्प्लीमेंट करती है। इसलिए स्वाभाविक तौर पे जिस समय आप सोशल सर्कल के अंदर इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो निश्चित तौर से आपका बेड़ा घाटे में जाएगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस बार पिछले 5 वर्षों में उसका अगर किसी भी 5 वर्षों से आप कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर सरकारी सहायता किसी ने दी है तो वो जयराम ठाकुर सरकार ने दी है। तो जहाँ तक घाटे की बात है, 1000 करोड़ से ज़्यादा के घाटे में हम जा रहे हैं। हम भी आते हैं उस घाटे को उभारते निकलते हैं उससे, लेकिन
समय समय के ऊपर सरकार की जितनी भी पॉलिसीज हैं, अभी पे स्केल रिवीजन हुआ है, हमने अपने किया जा सकता है, कौन सा मैकेनिज्म बेड़े में लाना चाहिए। अभी हमने इलेक्ट्रिकल बसेस की बात कही है और इलेक्ट्रिकल बसेस को लाने का भी एक यही कारण है, और आप स्मार्ट सिटीज के अंदर तो हम उसको फुली इंप्लीमेंट करने में कामयाब हुए हैं। समय समय पर इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान भी देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप धंधा न करते हुए समाज की सेवा करते हुए HRTC चला रहे हैं तो हमें इस प्रकार के बोझ भी झेलने पड़ेंगे। सर पिछले 3 सालों में कितने SMS बंद हुए और सर उनको रिवाइव करने के लिए क्या बंद हुए? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अच्छा, हाँ। और सर उनको रिवाइव करने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास हुए और सर कितने रिवाइव हो पाए? मैं एक बात बड़े खुले मन से आपको बता देना चाहता हूं, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर की सरकार के आने के बाद कोई भी कारखाना बंद नहीं हुआ सरकार की पॉलिसी और प्रोग्राम के कारण से। हमने जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी है, जो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी का कारखाना किसी की अपनी लड़ाई झगड़े के कारण से बंद हो गया होगा उसके बारे में तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन हमारी ये कोशिश रही है कि जो कारखाना हिमाचल प्रदेश में चले उसको बंद ना होने दें। बड़ी कम नंबर के कारण से, सरकार की नीतियों के कारण से मुझे कारखाना छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ प्रदेशों के अंदर जिस समय कोई नए पैकेजेस मिलते हैं उसके कारण से लोग एडिशनल अपने यूनिट लगाने के लिए उन प्रदेशों में चले जाते हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की परिस्थिति कोई है। कांग्रेस ने ये आंकड़ा हजारों में बताया सर, किस तरह से कांग्रेस के आंकड़े तो बहुत खतरनाक हैं। कांग्रेस तो कुछ भी बोल सकती है। कांग्रेस तो ये भी बोलती है कि जहां पे ब्लड ड्रग पार्क लगा रहे हो वहां भालू रहते हैं। कांग्रेस तो ये भी बोल रही है कि उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में चले गए कि यहाँ ब्लड ड्रग पार्क नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। जिस कांग्रेसी ने आपके पास बोला है कि यहाँ पे हजारों कारखाने बंद हो गए, उसका दोबारा इंटरव्यू लो और उससे पूछो कौन कौन सा बंद हो गया। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास भाजपा करेगी और हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम इसका जो है काम पूरा करेंगे। सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो ऐसे सपने लेते हैं तो अच्छी बात है। ना कांग्रेस सरकार आएगी और ना वो इसके ऊपर काम करेंगे। सरकार तो दीवार के ऊपर लिखा है किसकी आएगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता है कि सरकार किसकी बन रही है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस मुक्त हो गया है, सारी कांग्रेस टूट फूट गई है, कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बीजेपी में आ गए हैं, तो कहां से सपने ले रहे हैं। केवल अपने को खुश करने के लिए आदरणीय अग्निहोत्री जी इस प्रकार की बातें करते हैं। अच्छी नींद आती है ऐसी बातें सोचने से और करने से, लेकिन होगा कुछ नहीं। और कितने नेता आएंगे सर कांग्रेस के भी? धीरे धीरे सर, आपके द्वारा कहा गया था कि HRTC के जो प्रशिक्षित परिचालक हैं उन्हें जो है स्थायी नीति के तहत जो रोजगार दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि रोजगार तो क्या देना था, लेकिन जो कांग्रेस के समय पर जो कार्यरत थे उनको भी जो है भाजपा ने हटा दिया है। मौजूदा समय की बात कर ली जाए तो जो परिचालक हैं उसमें अभाव देखा जा रहा है और जो है ड्यूटीज जो है ओवर ड्यूटीज जो उनको करनी पड़ रही है। आपके ध्यान में रहे कि सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट कंडक्टर और ड्राइवरों की मेरे समय में हुई है, और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो HRTC के रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग कोर्ट में हार गए हैं, लेकिन उन लोगों के साथ पिछली सरकार ने छल कपट किया था। उन्होंने उनको ये सब्ज बाग दिखाया था कि हम आपको नौकरी दे देंगे और एक छोटी ट्रेनिंग देके गाड़ी पे चढ़ाएंगे, नौकरी दे देंगे, लेकिन ना उनके ऊपर कोई कायदा लगता था। और हमने तो समय समय के ऊपर उन लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की है, उसमें से पीस मील वर्कर वन ऑफ देम, जिनका कोई कायदा नहीं था। मुझे बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे सर। विधानसभा के चुनाव भी हैं और कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो है वो बीजेपी में आ गए हैं। अभी और भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप सरकार के सीनियर मिनिस्टर हैं? मैं इतना ही बोलूंगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। सर, इनकी बात नहीं पूरी हुई, जरा एक मिनट बीच में ना काइंडली पूछ रहे हैं, इसलिए वो पीस मील वर्कर्स को हमने अडॉप्ट किया। जिन लोग जो लोग रेगुलर लगे हैं, जिनको किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से अपग्रेड करने की कोशिश की, हम तो उनके साथ भी खड़े रहे, हमने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है केवल और केवल राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की बातें होती हैं। यहां तक आप बात कर रहे हैं ओवरबर्डन की है, तो ये है हमारा बेड़ा बढ़ता रहता है।
तो रूट लोगों की डिमांड पे होते हैं। आज एक ही रूट के ऊपर 5 बसें चल रही हैं, 3 गांव के लोग और आ जाते हैं, वो कहते हैं 2 और चलाओ, तो नेचुरली है वो बोझ बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर अगर बात की जाए हाल फिलहाल की, निसंदेह कई रूट जो है प्रदेश में लाए गए हैं, मगर वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जो रैलियां होती हैं, राजनीतिक रैली होती है, उसमें HRTC की बसें भेजी जाती हैं, तो प्रभावित रूट जो है उसके जिम्मेवार कौन है? स्थायी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि रैलियों में बसें जा रही हैं, तो क्या कहना है? HRTC की बस जो सरकार लेती है वो मुफ्त में नहीं लेती, रिक्वेस्ट भेजते हैं वो लोग, फिर हम उनसे पैसा लेते हैं। इनके जमाने में HRTC की बस कांग्रेस की रैली में कांग्रेस की रैली के रूप में जाती थी और उनके पैसे मैंने भरे हैं इस सरकार में आके, इसलिए हम कायदे के साथ लेके जाते हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है कि इसके कारण से लोगों को परेशानी होती है, निश्चित तौर से परेशानी होती है। जब आपके गांव में कोई बड़ा उत्सव होता है तो आपको पता है कि वहां पर परेशानी होती है, कोई दो राय नहीं है। पानी ज्यादा लगता है गांव में, अगर कोई उत्सव होगा पानी बाकियों को कम मिलता है, परेशानी होती है जब बड़ा काम होता है। इसलिए जिस समय ये हमारे लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द कांग्रेस। वो ठीक है, कांग्रेस की रैली कोई नहीं हो रही, लोग ही नहीं इकट्ठे हो रहे, वो बात अलग है। लेकिन हमने जितना भी HRTC की जो बसेस दी हैं उसके हमने पैसे लिए हैं सरकार से। वो तो ठीक है, जो रूट प्रभावित हुए हैं, नो डाउट, मैं बोल रहा हूँ बड़ा काम होता है तो प्रभावित होते हैं, मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ। इसके अलावा सर HRTC वर्कर्स की बात की जाए तो धर्मशाला में वर्कशॉप का कार्य चल रहा है, परंतु उनकी ये मांग है कि स्थायी तौर पे उनको, टेम्परेरी तौर पे उनको एक वर्कशॉप है जिसमें वो बसें जो है लगा सके। मेरे साथ नहीं कोई भी ऐसी डिमांड आई है, आपके पास आई होगी, मेरे पास नहीं आई। ब्लड ट्रक पार्क की आपने बात कही है, अच्छा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे आया है, निश्चित वो बड़ी बात है कि चीन की तानाशाही भी इसमें समाप्त होगी। लेकिन कहा जाता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो यहाँ आ जाते हैं लेकिन धरातल पे उनका काम नहीं हो पाता, उसका केंद्रीय विश्वविद्यालय। हाँ जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ब्लड पार्क जो है हिमाचल में आया है, निस्संदेह ये बड़ी बात है कि पूरे भारत के जो राज्य हैं उसके दौड़ में लगे हुए थे, फिर भी हिमाचल को ये मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल में बड़े प्रोजेक्ट तो आ जाते हैं लेकिन उनका काम नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप किसी चीज का कंपैरिजन उन चीजों के साथ कर रहे हैं जो नहीं हुई होगी धरातल के ऊपर। यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो धरातल पे हुई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी किस कारण से लेट हुई है, आपको उसके बारे में ज्यादा ज्ञान है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां लग रही है वहां पे फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज को पूरा किया गया है। और अभी तो आप ध्यान में ला रहा हूं कि देरा के अंदर तो टेंडर हो गया है, वहां काम शुरू हो रहा है, लेकिन देरी हुई है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक कहानी है, ये एक इतिहास है कि वहां देरी हुई है। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जहां देरी नहीं हुई है, समय पे काम हुआ है। हम लोगों ने बलगडगर पार्क की नोटिफिकेशन कितनी तारीख को हुई सर? 30 अगस्त को नोटिफिकेशन हो रही है और 15 दिन के अंदर हम DPR बना के दे रहे हैं। ये देखिए ना कितनी बड़ी अचीवमेंट है सर, और वो कोई छोटी नहीं है। और आपके ध्यान में रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कांग्रेस के समय में हम 17वें नंबर पर थे, आज की तारीख में हम 7वें नंबर पे हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि हम सही काम को अच्छे तरीके से स्पीडी कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है, कहीं कहीं ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जमीन पे नहीं आते, देरी होती है, मैं मानता हूँ। सर जो DPR बनी है बल्डर पार्क की, वो आपके ही ऑफिशियल्स ने बना दी डिपार्टमेंट में, जिसमें 25-30 करोड़ रुपये बचा भी सर, कंसल्टेंट सरकार ने हायर नहीं किया। तो ऐसे में आप अपने अधिकारियों को रिवार्ड भी करेंगे सर जिन्होंने पब्लिक का ये पैसा बचाया इतना सर? कोई दो राय नहीं है। मैं तो उन अधिकारियों को जब से मेरे साथ लगे हैं, अभी प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं, तो आप तो जानते हो DC कांगड़ा रहते हुए ये कितने एफिशिएंट ऑफिसर माने गए हैं। और मुझे इनकी टीम ने रात दिन मेहनत की है। मैंने एक दिन सुबह फ़ोन किया तो पता लगा रात को 3 बजे सोई है मेरी टीम पूरी की पूरी। तो नेचुरल है, हम तो इनको शाबाशी देते हैं। और कहीं लिखना पड़ेगा कुछ ठीक तो वो भी लिखेंगे। विक्रम जी, हाल ही में आपने एक बयान दिया था मीडिया को कि मैं चुनाव जसवा परागपुर से ही लड़ूंगा। ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि कैबिनेट के मंत्री को कहना पड़ रहा है कि मैं चुनाव यहीं से लड़ूंगा? मैं कभी भी ये बातें नहीं बोलता, लेकिन आप जैसे लोग जिस समय हटते नहीं है, पूछते, तो उनको बताना पड़ता है कि मुझे कहाँ से लड़ना है। और मैंने ये कभी नहीं ऐसा बोला कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। जब आप हट ही नहीं रहे, बोल ही जा रहे हैं कि कहाँ से लड़ना, तो मैंने बताना है। और मेरा क्षेत्र है, मुझे ये बताते हुए खुशी भी होती है कि मैंने वहां से लड़ना है। मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25 साल वहां पे लगाए हैं। मैंने अपनी पूरी की पूरी जवानी वहां लगाई है, तो मैं वहां से लड़ूंगा। वहां और कहाँ जाऊंगा मैं? आप कहाँ भेजना चाहते हैं बताइए जरा प्लीज। विक्रम जी, आप सर हाँ सर, बैठक में अधिकारियों को सम्मानित किया गया है।
किन कार्यों को लेकर के उन्हें सम्मानित सर हाँ, सम्मानित किया गया है। उनकी जो हमारे जो अधिकारी हैं वो अपने विभाग के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। विभाग को किस तरीके से हम लोग मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उन बातों के बारे में वो चिंता करते हैं। इन सारी बातों को देखते हुए उनको मैं सम्मानित करता हूँ। सर, नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में बदूही जो एक जगह आती है, वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र लगाने की बात कही गई थी। 2017 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन आज जो भाजपा की पूर्व कार्यकर्ता है रणवीर सिंह निक्का, जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे आज तक एक ईंट भी नहीं लगी है। तो सर, उसके लिए क्योंकि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपके काइंडली कंसेप्ट को समझिए। मेरे को लगता है कि एक बार हम कंसेप्ट से बाहर चले जाते हैं। हम इंडस्ट्री नहीं लगाते, हम फैसिलिटेट करते हैं, हम बिजली देते हैं, हम ज़मीन देते हैं, हम पानी देते हैं। जो मांगेगा उसको देंगे। अब यही इंडस्ट्री एरिया खुल गया और वहाँ पे मैंने इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मुझे लगता है घाटे का सौदा है। मैं यहाँ लगाऊंगा, मेरा माल नहीं बिकेगा, या मेरे को कच्चा माल लाने में प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हमने केवल इंडस्ट्री लगाने वाले की मदद करनी है, इंडस्ट्री नहीं लगानी। इसलिए वो जो प्रश्न करते हैं उनको इस बात के बारे में ज्ञान नहीं होगा कि ये जो इंडस्ट्री है वो तो इंडस्ट्रीज लगाएगा पैसा। हाँ, अगर कोई वहाँ लगाना चाहता है और उसको मदद नहीं मिल रही तब आप हमें जरूर काइंडली बताइए, है ना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप भोजन लगाया नहीं भाई, आपने लगा दिया है।